क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अपनी ही तरक्की के रास्ते में खड़ा है? मतलब बड़े बड़े सपने हैं, जबरदस्त प्लान्स भी हैं, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो अचानक से कदम पीछे हट जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। इस अजीब सी भावना का एक नाम है सेल्फ सैबोटाज, यानी खुद ही अपने काम में रुकावट डालना। ये कुछ ऐसा है जैसे आप रेस जीतना तो चाहते हैं, लेकिन दौड़ शुरू होते ही आप अपने ही पैर में रस्सी बांध लेते हैं। कोई और नहीं, आप खुद। और आज की हमारी जो ये गहरी चर्चा है, इसका आधार है ब्रायना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज यू। मुझे ये किताब इसलिए दिलचस्प लगी क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं करती, ये असल में हमारी मुश्किल भावनाओं की गहराई में जाती है। तो आज का हमारा मिशन इन आइडियाज को बारीकी से समझना है। हम खुद को आगे बढ़ने से क्यों रोकते हैं, और ये जो पहाड़ हमारे अंदर है, इसे आखिर जीता कैसे जा सकता है। चलिए इस पर बात करते हैं। तो किताब का टाइटल ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कह देता है, पहाड़ आप हैं। द माउंटेन इज यू। पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? हाँ, क्योंकि हम तो हमेशा अपनी मुश्किलों के लिए बाहरी चीजों को जिम्मेदार मानते हैं। हमारी जॉब ठीक नहीं है, हमारे रिश्ते मुश्किल हैं, या बस किस्मत खराब है। बिल्कुल। लेकिन ये किताब कहती है कि असली पहाड़ बाहर है ही नहीं। और यहीं पर मतलब पूरी सोच बदल जाती है। ये आइडिया हमारी जिम्मेदारी को बाहरी दुनिया से हटाकर सीधे हमारे अंदर ले आता है। ये कहना बहुत आसान है कि दुनिया मेरे खिलाफ है या हालात ठीक नहीं है, लेकिन ये मानना बहुत हिम्मत का काम है कि शायद मैं ही अपने रास्ते में खड़ा हूं। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि असल समस्या वो बाहरी पहाड़ नहीं है, बल्कि उस बदलाव का डर है जो उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए जरूरी है। अच्छा। हम पहाड़ से नहीं डरते, हम उस इंसान से डरते हैं जो हमें उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए बनना पड़ेगा। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है कि हम असल में खुद को बदलने से डर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा करेगा ही क्यों? मतलब कोई जानबूझकर अपनी सफलता को क्यों रोकेगा? ये सुनने में बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं लगता। सही कहा। ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं होता। ये सब हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर हो रहा होता है। ओके। किताब के हिसाब से इसकी जड़ें अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों में होती हैं। सोचिए, किसी को बचपन में स्कूल के स्टेज पर कविता सुनाते हुए सबने मजाक उड़ाया हो। अब 20 साल बाद उसे ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देनी है और अचानक वो बीमार महसूस करने लगता है, या कोई बहुत जरूरी काम याद आ जाता है। हाँ, ये होता है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये वही 20 साल पुरानी दीवार है जो कह रही है, नहीं, पिछली बार बहुत दर्द हुआ था, मैं तुम्हें दोबारा उस दर्द से गुजरने नहीं दूंगी। मतलब जो दीवार हमें बचाने के लिए बनी थी, वही आज हमारी सबसे बड़ी कैद बन गई है। ये बात तो हमारी पूरी प्रोग्रामिंग पर ही सवाल उठाती है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे दिमाग का पहला काम हमें खुश रखना नहीं है। तो फिर क्या? उससे हमें सुरक्षित रखना है। और सुरक्षा का मतलब है जानी पहचानी चीजों के दायरे में रहना, हमारे कंफर्ट जोन में। अच्छा। इसलिए जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं जो हमें इस दायरे से बाहर ले जाए, तो दिमाग का अलार्म बजने लगता है। वो हमें भविष्य के संभावित दर्द या असफलता से बचाने के लिए टाल मटोल करने पर मजबूर करता है। हाँ, या उस काम से भागने पर। यहीं पर किताब एक बुनियादी सच्चाई सामने लाती है कि आराम और विकास यानी कंफर्ट एंड ग्रोथ एक साथ नहीं चल सकते। विकास के लिए असहज होना, अनिश्चितता का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अगर हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए डर का इस्तेमाल करता है, तो क्या हो अगर हम उस डर को ही एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दें? एक मैप की तरह। हाँ, किताब में एक लाइन है जो इस पूरी सोच को पलट देती है। बिल्कुल। जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, वही असली दिशा है। ये सोच तो हमारी पूरी परवरिश के खिलाफ जाती है। बिल्कुल। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि डर से बचो, से दूर भागो। लेकिन ये किताब कह रही है कि डर की तरफ ही भागो। ये सुनने में जितना अजीब है, उतना ही शक्तिशाली भी लगता है। बिल्कुल, और यही इसका सबसे बड़ा इंसाइट है। किताब ये नहीं कह रही कि डर को खत्म करो, जो शायद मुमकिन भी नहीं है। अच्छा। वो कह रही है कि डर का इस्तेमाल करो। ये एक कंपास की तरह है। अगर कंपास की सुई एक दिशा में कांप रही है, तो आप उससे दूर नहीं जाते, आप उसी दिशा में जाते हैं। सही बात है। डर असल में ग्रोथ का सिग्नल है। ये हमें बता रहा है कि हमारी सीमा कहाँ खत्म हो रही है और विकास का नया मैदान कहाँ से शुरू हो रहा है। क्या हम इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? मान लीजिए किसी को अपनी नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने से डर लगता है, तो ये आइडिया वहां कैसे काम करेगा? ये एक बेहतरीन उदाहरण है। डर कई तरह के हो सकते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, ये सारे डर होते हैं। अब इस डर से भागने की बजाय
किताब कहती है कि इससे सवाल पूछो, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? शायद ये डर बता रहा है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग सीखने की जरूरत है, या बिजनेस आइडिया और मजबूत करना होगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है जिस पर किताब ध्यान दिलाती है। हर डर का आंख बंद करके पीछा नहीं करना है। ओके। अगर किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे बिना तैयारी के पहाड़ पर चढ़ जाना चाहिए। सही। यहीं पर सोच समझकर जवाब देने यानी रिस्पॉन्डिंग और तुरंत प्रतिक्रिया करने यानी रिएक्टिंग का अंतर बहुत जरूरी हो जाता है। डर को पहचानना पहला कदम है, लेकिन उस पर एक्शन कैसे लेना है ये समझदारी का काम है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो डर को पहचानना है, उसे समझना है और फिर सोच समझकर उस दिशा में कदम बढ़ाना है। तो अगर हम ये मान भी लें कि डर ही रास्ता है, तो इस रास्ते पर चलने का तरीका क्या है? आगे कैसे बढ़ा जाए? इसके लिए किताब 2 बहुत मजबूत पिलर्स पर जोर देती है। पहला है भावनात्मक उपचार यानी इमोशनल हीलिंग, और दूसरा है आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ मास्टरी। हीलिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुरानी चोटें या दर्द पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका मतलब है उस दर्द के बावजूद आगे बढ़ना सीख लेना, ये स्वीकार करना कि हाँ, पुराने घाव हैं, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने देना। ओके। ये अपने अतीत से लड़ने की बजाय उसे समझकर उसके साथ शांति बनाने जैसा है। और आत्मनियंत्रण, सेल्फ मास्टरी, ये क्या है? क्या ये हीलिंग का ही अगला कदम है? आप इसे हीलिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कह सकते हैं। अच्छा। ये उस समझ को एक्शन में बदलता है। किताब इसके लिए कुछ बहुत ही काम की बातें बताती है। पहला, अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें अच्छा या बुरा कहे बिना बस ये देखना कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। दूसरा, जैसा हमने अभी बात की, रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना। आवेग में नहीं। हाँ, रिएक्शन आवेग में होता है, जैसे गुस्से में चिल्ला देना, जबकि रिस्पॉन्स एक सोचा समझा फैसला होता है, जैसे गहरी सांस लेकर शांति से अपनी बात रखना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, रोज छोटे छोटे सही फैसले लेना। और यहीं पे शायद कंसिस्टेंसी यानी लगातार लगे रहने वाली बात आती होगी। बिल्कुल। किताब ये नहीं कहती कि एक दिन में पहाड़ चढ़ जाओ, वो कहती है कि रोज बस एक कदम बढ़ाओ। एक एक कदम। हाँ, बड़े बदलाव एक दिन में नहीं आते, वो रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से आते हैं। सुबह 5 मिनट जल्दी उठना, 1 पेज किताब पढ़ना या किसी मुश्किल बातचीत को टालने की बजाय उसे कर लेना। ये एक बहुत प्रैक्टिकल और अचीवेबल तरीका है, जिससे कोई भी ओवरवेल्म्ड महसूस नहीं करता। ये मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। सही। छोटी छोटी जीतें इकट्ठे होकर समय के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। ठीक है, तो थ्योरी समझ में आ रही है, लेकिन असल बदलाव तो एक्शन से ही आता है। चलिए इसे और ठोस बनाते हैं। किताब में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी दिए गए हैं जिनसे कोई भी शुरुआत कर सकता है। पहला कदम है अपनी सबसे बड़ी बुरी आदत को पहचानना। मान लीजिए किसी की आदत है टालम-टोल करना, प्रोक्रास्टिनेशन। हाँ, और दूसरा कदम कहता है कि उस आदत के पीछे छिपे डर को पहचानो, और यहीं पर असली काम शुरू होता है। तो सवाल ये है, ये इंसान टालम-टोल क्यों कर रहा है? किताब के हिसाब से, जैसा हमने पहले भी बात की, शायद उसे असफलता का डर है। अगर मैंने ये काम किया और अच्छा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? या शायद सफलता का ही डर हो। तो आदत असल में टाल मटोल नहीं है, आदत उस डर से बचने की है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अब तीसरा नियम यानी 1% सुधार, वो यहाँ कैसे लागू होगा? अगर डर किसी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने का है तो 1% सुधार का मतलब हो सकता है कि आज सिर्फ 5 मिनट उस पर रिसर्च करने का लक्ष्य बनाए। बस 5 मिनट? हाँ, बस 5 मिनट। या अगर प्रेजेंटेशन बनाने से डर लगता है तो आज सिर्फ पहली स्लाइड का टाइटल लिखें। ये इतना छोटा कदम है कि असफलता का डर हावी नहीं हो पाता। ये दिमाग को धोखा देने जैसा है। एक तरह से हाँ, आप एक्शन भी ले लेते हैं और डर का अलार्म भी नहीं बजता, और यहीं से धीरे धीरे मोमेंटम बनना शुरू होता है। और चौथा और आखिरी कदम, जो सुनने में सबसे आसान है लेकिन करने में शायद सबसे मुश्किल है, खुद के साथ पूरी तरह ईमानदार रहना। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है अब और कोई बहाना नहीं। ये मानना बंद करना कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं कल करूंगा। ईमानदारी का मतलब है ये स्वीकार करना कि मैं ये काम इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं डरा हुआ हूं। जिस पल को ये सच्चाई स्वीकार कर लेता है,
उसी पल शक्ति बाहरी बहानों से हटकर वापस अपने अंदर आ जाती है। सही बात है। और यहीं पर किताब की एक लाइन बहुत हिम्मत देती है। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, बस पहले से बेहतर बनना है। ये विचार सफलता के उस भारी दबाव को कम कर देता है जो अक्सर हमें पहला कदम उठाने से ही रोक देता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? अगर हमें इसे एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगी? मेरे ख्याल से सार वही है जो किताब का टाइटल है। आपकी जिंदगी का पहाड़ कोई और नहीं है, वो आप है। ये बात एक ही समय में डराती भी है और हिम्मत भी देती है। डराती इसलिए क्योंकि अब किसी और पे इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। कोई बहाना नहीं बचा। सारी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। बिल्कुल। और हिम्मत इसलिए देती है क्योंकि अगर समस्या अंदर है तो समाधान भी अंदर ही है। सही। हमें किसी बाहरी परिस्थिति के बदलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। शक्ति हमारे अपने हाथों में है। किताब हमें इस सोच के साथ छोड़ती है कि असली जीत दुनिया को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। हाँ, खुद को जीतने में है। अपने डर को समझने में, अपनी आदतों को बदलने में और धीरे धीरे लगातार खुद का एक बेहतर संस्करण बनने में है। और अंत में एक विचार जिसके बारे में बाद में सोचा जा सकता है। अगर कोई अपने सबसे बड़े डर को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सके तो उसकी क्षमताओं की कोई सीमा क्या होगी? तब क्या हासिल किया जा सकता है जब वही चीज जो किसी को पीछे खींच रही थी वही आगे बढ़ने का ईंधन बन जाए?